कैप्टन हडसन जो थे वो बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को गिरफ्तार करते हैं। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ था, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। जिज्ञासा। दिल्ली जो है ये एक इफेक्टिव सेंटर के तौर पे, यानी कि प्रभावी केंद्र के रूप में ये ज्यादा दिनों तक लंबा नहीं टिक सका। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था? तो चलिए हम इस सवाल का जवाब पता लगाते हैं। तो दरअसल जो औरंगजेब थे, जो कि एक मुगल बादशाह थे, मुगल रूलर्स थे, और ये आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर मुगल बादशाह में से एक थे। इन्होंने क्या क्या था? तो इन्होंने भारत के बहुत सारे बड़े बड़े हिस्सों में अपना कब्जा कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जब इनकी डेथ हो गई, जब ये मर गए 1707 में, तो जो मुगल गवर्नर्स थे, यानी जिनको हम सूबेदार कहते हैं, और जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो क्या करने लगे, अपनी ताकत जो है वो दिखाना शुरू कर दिए और अपने अपने क्षेत्र में जो है इन्होंने कब्जा कर लिया। उसी तरह से जैसे जैसे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जैसे जैसे लोग अपने कब्जा को करते चले गए और एक रियासत बनाना शुरू कर दिए भारत के अलग अलग जगहों पर, तो जब इस तरह से किंगडम्स बनने लगे, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली है, जो कि एक बहुत ही इफेक्टिव सेंटर के रूप में माना जाता था, वो जो है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाया। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? चलिए हम लोग देखेंगे कि यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी का नाम था जो कि बिजनेस करता था, और ये कंपनी जो है भारत के ईस्ट वाले हिस्से में आते हैं, यानी कि भारत के पूर्व वाले हिस्से में आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में क्यों आई और कैसे आई? तो भारत में ये बिजनेस करना चाहते थे, भारत के किस हिस्से में? पूर्व वाले हिस्से में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इंग्लैंड की एक महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ वन। इससे ये कंपनी एक परमिशन ले लेती है कि ये भारत के पूर्व वाले हिस्से में बिजनेस करेंगे। अब परमिशन लेने का मतलब क्या था? तो परमिशन लेने का मतलब ये था कि कोई जो अदर बिजनेस करने वाले कंपनी होंगे, यानी कि जो अदर ट्रेडिंग ग्रुप्स होंगे, वो इनके साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं करेंगे और इनका अधिकार होगा उस क्षेत्र में बिजनेस करने का, इनका दबदबा होना चाहिए। तो ये परमिशन लेने का मतलब ये था। अब बिजनेस ऐसा क्यों कर रहे थे? तो परमिशन लेने से उनको और क्या बेनिफिट हो रहा था? एक तो ये बेनिफिट होगा कि कोई जो अदर कंपनीज होंगी बिजनेस करने वाले, वो उस क्षेत्र में बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो परमिशन लेने का एक ये मतलब था।
जो इंग्लैंड के अदर जो और ऐसे कंपनी होंगे वो उस क्षेत्र में बिजनेस नहीं करेंगे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करना चाह रही थी। तो अब इसके पीछे का कारण क्या है कि आखिरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ऐसा क्यों करना चाह रही थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि अगर कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, आपका अगर कोई विरोधी नहीं होगा, तो आप सामानों को बहुत ही सस्ता में खरीदेंगे और बहुत ही ज़्यादा मुनाफे में बेचेंगे, बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइस में आप उसको बेचेंगे, तो आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी, अगर दूसरा कंपनी वही काम करती है आपके अगल बगल में, तो कंपटीशन जो वो बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन के चक्कर में आप उतना ज़्यादा हायर प्राइस पे नहीं बेच सकते हैं सामान को, आपको कम करके बेचना होगा ताकि आपका जो सामान है वो ज़्यादा बिके। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये यही चाहती थी कि इनका कोई कॉम्पिटिटर्स ना हो और ये जो भी रिसोर्सेस या जो भी सामान खरीदे वो बहुत ही सस्ता में खरीदे, बहुत ही कम मूल्यों में खरीदे और उसे क्या करें, ये बहुत ही हायर प्राइसेस में बेच दे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो जब किसी भी सामान को बहुत ही कम मूल्यों पे खरीदा जाता है और उसको हायर प्राइस पे जब बेचा जाता है तो उसको हम कहते हैं मर्केंटाइल। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि इंग्लैंड से चली थी और किसके परमिशन से चली थी? एलिजाबेथ वन के परमिशन से, यानी एक शाही प्रमाण जो है, एक रॉयल चार्टर के माध्यम से वो चली थे। लेकिन जो रॉयल चार्टर थे, जो ये शाही फरमान था कि किसी को परमिशन नहीं है वहां पहुंचने का जहां ये पहुंचना चाह रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो क्या किए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यूरोपियन पावर को रोक नहीं पाई। क्यों नहीं रोक पाई? दरअसल जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की पूर्वी हिस्सा में पहुंचते उससे पहले ही जो यूरोपियन पावर थे, जिसमें हम बात करते हैं पुर्तगालिन के विषय में, तो जो पुर्तगालिन लोग थे वो बहुत पहले ही भारत के पश्चिमी वाले हिस्से में पहुंच चुके थे और गोवा में उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो 1998 में ही जो वास्को डी गामा थे उन्होंने भारत पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता का खोज जो है कर लिया था। उसके बाद डच भी जो थे वो भी चाहते थे कि जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, उसके आसपास बिजनेस तलाशना शुरू कर दिए थे। तो फ्रांसीसी व्यापारी जो थे वो भी यहाँ पर आ धमके। तो जब अलग अलग कंपनियां भारत के इस हिस्से में पहुंचने लगीं, तो जो कंपनीज थीं वो एक ही चीज खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। अब इससे क्या हो रहा था, जैसे कि भारत में, इंडिया में सूती का जो कपड़ा था वो बहुत ज़्यादा बन रहा था, जो सिल्क यानी कि जो रेशम है उसका उत्पादन ज़्यादा हो रहा था। तो जो सिल्क है, जो कॉटन है, इसका यूरोप में बहुत ही ज़बरदस्त मार्केटिंग चल रही थी। साथ ही साथ जो काली मिर्च है यानी कि पेपर, लौंग यानी क्लॉव्स, कार्डामोम यानी इलायची वगैरह, और जो सिनामोम है यानी जिसको हम दालचीनी कहते हैं, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिमांड था मार्केट में। तो जो कंपनीज थी वो इन्हीं सब चीज़ों को खरीदना चाहती थी, एक ही चीज़ को खरीदना चाहती थी, इन्हीं सब सामानों को खरीदना चाहती थी और बेचना चाहती थी। लेकिन क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी तो कंपटीशन जो था वो बढ़ गया था। अब कंपटीशन बढ़ गया तो मान लीजिए कि एक कंपनी अगर 2 रुपए दे रही है तो अगला कंपनी उसको कितना दे रही है, 3 रुपए दे के खरीद रही है, अगला कंपनी एक रुपये और बढ़ा के खरीद रही है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो भारत के जो ये सब चीज़ें थीं, जैसे कि पेपर जो था, क्लॉथ्स जो था,
कार्डमोमम या सिनामोम, सिल्क या कॉटन, इन सब के जो दाम हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। अब प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए तो जितना मुनाफा वो बेच कर कमाना चाहते थे वो मुनाफा कंपनियों को नहीं हो रहा था। तो अब क्या उनके पास रास्ता बचता है मुनाफा कमाने के लिए? क्या कर सकते थे वो? तो उन्होंने सोचा कि अब हमें एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करे, खत्म करे। अब ये खत्म कैसे करेंगे? तो क्या करते थे ये कि जो जहाज समुद्र के रास्ते जाते थे उसको वो लोग डुबो देते थे, जो रास्ता से वो लेके आते थे उस रास्ता को ब्लॉक कर देते थे। तो जितना सप्लाई वाला जो भी रूट था जिससे सामान आते जाती थी, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करते थे, बाधा पैदा करते थे कि वो सामान को ज्यादातर ना बेच सके। तो ये जो व्यापार चल रहा था, ये जो ट्रेड चल रहा था, एक्चुअली ये हथियार के बलबूते पे चल रहा था। और जहां पर जो व्यक्ति या जो कंपनी अपना सामान रख लेता था तो वहां पे चारों तरफ से घेराव कर देता था ताकि वहां पे कोई उनको नुकसान पहुंचाने ना आए, जिसको किलाबंदी हम लोग कहते हैं। अब इस किलेबंदी से क्या हुआ कि जो वहां के लोकल राजा लोग थे, भारत के जो लोकल राजा लोग थे, उनको बड़ा दिक्कत होने लगा। तो कहीं ना कहीं जो कंपनीज थी वो ना ही तो ठीक से बिजनेस कर पा रहे थे और ना ही तो ठीक से पॉलिटिकल सिस्टम को संभाल पा रहे थे जो भारत में था। तो कहीं ना कहीं टकराव पैदा हो रहा था कि भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ कैसे बिहेव करें, और जो बिजनेस में गिरावटें आ रही हैं उनको जो फायदा नहीं पहुंच पा रहा है उसमें अदर कंपनीज के साथ हम कैसे काम करें। और यही सब कारण जो है युद्ध को जो है जन्म देता है।